हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी की नया टॉपिक लेके आया हूँ और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले हम टेरिडोफाइटा पार्ट ले रहे थे और अब हम जिम्नोस्पर्म का पार्ट ले रहे हैं। और जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हम लेंगे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जिम्नोस्पर्म से तात्पर्य क्या है। जिम्नोस्पर्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है, जिम्नो एंड स्पर्मा। जिम्नो से सेंस है नेकड, नेकड मीन्स नग्न। स्पर्मा से सेंस है सीड, बीज। यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वे प्लांट्स आते हैं जिनका बीज नग्न होता है। नग्न मीन्स से अनावृत होता है या बिना आवरण के होता है। आपको ये जानना जरूरी होगा कि नग्न क्यों होता है। नग्न लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। नग्न इसलिए होता है कि मेनली जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है उसके चारों तरफ आवरण नहीं होता है, जबकि इसके अपोजिट टर्म है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म उसे कहा गया है, एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके बीज आवृत होते हैं या ढके हुए होते हैं। एंजियोस्पर्म के बीजों के चारों ओर आवरण होता है और उस आवरण को पेरिकार्प, फल भित्ति के नाम से जानते हैं। जबकि इस प्रकार का पेरिकार्प या इस प्रकार की फल भित्ति जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर नहीं होती है, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा गया है या नग्न बीजी कहा गया है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म में किसी प्रकार की ओवरी या अंडाशय का निर्माण नहीं होता है। और अंडाशय का निर्माण नहीं होगा, मैच्योर अंडाशय ही फल के अंदर रूपांतरित होता है और अंडाशय का निर्माण ही नहीं होगा तो वे बीज अंडाशय के अंदर बंद ही नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर जो बीज होते हैं या जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के ऊपर स्थित न होकर के गुरु बीजाणु पर्ण की सतह के ऊपर स्थित होते हैं, जो चारों तरफ से किसी प्रकार के आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं। इसी कारण से जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी प्लांट्स कहा गया है। ये जो नग्न बीजी प्लांट्स हैं ये विशेष रूप से मीजोजोइक एरा के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे। और ये प्लांट्स विशेष रूप से टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स, विश्व के जो भी टेम्परेट हैं ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उन सब क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। यदि इनकी जनरल कैरेक्टर्स या फीचर्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनका सीड है ये एक्सपोज्ड होता है, अभी हमने बात की थी मेगास्पोरोफिल की सरफेस पर। और जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो ग्रुप है ये एक छोटा ग्रुप है जिनके अंदर सीड प्लांट्स आते हैं। इसके अंदर सिर्फ 900 लिविंग स्पीसीज ही आती हैं। जिम्नोस्पर्म बहुत एंशियंट ग्रुप है, ये इतना एंशियंट है एंजियोस्पर्म से भी पहले का ग्रुप है। ये डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में थे अर्थ के ऊपर करीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले मीजोजोइक एरा के अंदर। आज की हम बात करें तो ये सिर्फ ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर रेन के अलावा जो स्नो होती है या बर्फ़ होती है वही वाटर का सोर्स होती है। और वार्मर एरियाज के अंदर भी पाई जाती है जहाँ पर विशेष रूप से कुछ स्पेसिफिक ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, जिनमें जैसे साइकस सर्सिनेलिस है ये साउथ इंडिया के अंदर भी पाया जाता है। वो गर्म क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर भी पाया जाता है। ऐसे ही ओरोकेरिया भी जो साउथ अमेरिका का प्लांट है ये भी वार्मर जोन्स के अंदर पाया जाता है। न्यूजीलैंड और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है जैसे ओरोकेरिया हिट्रोफिला नामक, लेकिन ये गर्म क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ये हैंडफुल है या ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। ये प्लांट जिम्नोस्पर्म बेसिकली पेरिनियल प्लांट हैं और वुडी प्लांट हैं। ये या तो झाड़ी के रूप में होते हैं और मोस्टली ट्री के रूप में होते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और कई हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। जैसे हम बात करें टालेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है
जिसकी ऊंचाई है 116.6 मीटर, जिसका नाम है सिकोया सेम्परविरेंस। हालांकि इसके अलावा कुछ छोटे जिम्नोस्पर्म भी हैं, जिसमें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें जिसकी ऊंचाई करीबन 26 सेंटीमीटर ही होती है, इसका नाम है जामिया पिग्मिया। और इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की जैसे ही डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक होती है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में डिफ्रेंशिएट होती है। इनका जो टेप रूट सिस्टम होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। टेप रूट सिस्टम के साथ साथ में कुछ प्लांट्स के अंदर दूसरी प्रकार की रूट्स भी पाई जाती हैं, जैसे कोरोलॉइड रूट्स साइकस के केस में पाई जाती हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है। इसी प्रकार से पाइनस के अंदर माइकोराइजल रूट भी पाई जाती हैं। इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है ये एरियल होता है, जमीन से बाहर होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होता है। जनरली अनब्रांच्ड कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है जैसे साइकस में, और इसके स्टेम के ऊपर गिरी हुई पत्तियों के निशान होते हैं जिन्हें लीफ स्कार्स के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म के अंदर दो मुख्य प्रकार के प्लांट्स हैं, कॉनिफर्स और साइकड्स। यदि कॉनिफर्स की बात करें तो इनके अंदर दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं, जिन्हें एक को लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच कहते हैं जिसे ड्वार्फ शूट भी कहते हैं, और दूसरी को अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच भी कहते हैं जिसे लॉन्ग शूट भी कहते हैं। ये कॉनिफर्स के अंदर दो प्रकार की ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इन प्लांट्स के यदि लीव्स की बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर लीव्स दो प्रकार की होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। ये फोलिएज और स्केली रूप में होती हैं, बड़ी पर्नेल रूप में और सल्की रूप में होती हैं। फोलिएज जो लीव होती हैं या पर्नेल लीव होती हैं वे ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जो कि लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के ऊपर पाई जाती हैं। जबकि जो स्केली लीव्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और जीरोफिटिक नेचर में होती हैं। हालांकि फोलिएज लीव भी जीरोफिटिक नेचर में होती हैं, लेकिन जो स्केली लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने का भी काम करती हैं और यंग बर्ड्स को प्रोटेक्शन करने का भी काम करती हैं। यदि इन प्लांट्स के जाइलम की बात करें तो इस जाइलम का निर्माण ट्रैकिड से होता है। ट्रैकिड के अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे एफिड्रा है, वेल्विस्चिया है या नीटन है, इनके केस में वेसल्स भी पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म की जैसी वाहिनिकाएं भी पाई जाती हैं, वाहिकाएं भी पाई जाती है वेसल्स। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं और सीव ट्यूब्स नहीं होती हैं, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और सीव सेल्स जो होती हैं ये कतार के रूप में अरेंज्ड होती हैं। और जो वेस्कुलर टिश्यू है, ये वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में होता है, ये वेस्कुलर बंडल के रूप में होता है, समवनपूलों के रूप में होता है। और ये वेस्कुलर बंडल एंजियोस्पर्म के जो डाइकोट्स होते हैं उनकी जैसे ही रिंग के रूप में अरेंज्ड होते हैं। और हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है वह ओपन होता है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और इस कैम्बियम के कारण से इन जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से इनके अंदर दो प्रकार की वुड का फॉर्मेशन होता है। एक प्रकार की वुड को मेनोजाइलिक वुड कहते हैं और दूसरी को पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं। मोनोजाइलिक वुड वह वुड होती है जिसमें पैरेन्काइमा की मात्रा और मेडुलरी रिज की मात्रा ज़्यादा होती है, ये पोरस होती है और सॉफ्ट होती है। जबकि पिक्नोजाइलिक वुड वह वुड होती है जो कि कॉम्पैक्ट होती है और इसके अंदर मेडुलरी रिज काफ़ी नैरो होती हैं, सक्रिय होती हैं। इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु हेट्रोस्पोरस प्रकार के होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस, उसी प्रकार से इनमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, मीन्स इनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण होता है। ये दोनों ही प्रकार के जो स्पोर होते हैं ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पर बनते हैं, और ये स्पोरोफिल्स मिलकर के कौन का शंकु का निर्माण करते हैं।
ये दोनों कोन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, तब ऐसे प्लांट को मोनोसियस कहते हैं। और कई जैसे पाइनस के केस में, और कई बार ये दोनों कोन डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं, जिसे साइकस के मेल प्लांट पर मेल कोन और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन पाया जाता है। इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर दो प्रकार की स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं, टेरिडोफाइट्स के हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की जैसे माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स जब एक जगह पर इकट्ठी होती हैं तब इनसे कोन का या स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है। यदि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो इनको मेल कोन के नाम से जानते हैं, और यदि इनके अंदर सीड या ओव्यूल का निर्माण होता है तो इन्हें फीमेल कोन के नाम से जानते हैं। इनमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जो बनती हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल एज वेल एज मेगास्पोरोफिल के ऊपर बनती हैं। इनके अंदर फीमेल पार्ट का ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा की जैसे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इनकी जो मेगास्पोरेंजिया होती है उसे ओव्यूल के नाम से जानते हैं, बीजांड के नाम से जानते हैं। ये बीजांड ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, सीधा होता है, जिसमें ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल और नीचे की तरफ चैलेजा होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं, चाहे ओव्यूल सीधा हो चाहे आड़ा हो। माइक्रोपाइल और चैलेजा जब सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ये ओव्यूल जनरली सेसाइल होते हैं और हर एक ओव्यूल चारों तरफ से त्रिस्तरीय एक इंटेगुमेंट से घिरा हुआ रहता है। इससे ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया का या स्त्रीधानियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो मेल गैमेटोफाइट होता है जिसका निर्माण माइक्रोस्पोर से होता है, उसके अंदर दो मेल गैमीट्स बनते हैं या स्पर्म्स बनते हैं। ये दोनों मेल गैमीट साइज में अनइक्वल होते हैं और ये जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ केसेज में ये मोटाइल भी होते हैं, जैसे साइकस के केस में, वेल्विस्चिया के केस में ये मोटाइल भी होते हैं। इसी प्रकार से इन जो मेल कोन होते हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं और वे माइक्रोस्पोर फीमेल कोन तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के लिए वे हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस प्रोसेस को पोलिनेशन, परागण के नाम से जानते हैं, और जब ये परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है तो इस परागण को एनिमोफिलस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिग्मा पर हायर प्लांट्स की जैसे एंजियोस्पर्म की जैसे स्टिग्मा पर न जाकर के जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर जो छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर सीधे एंटर करते हैं, डायरेक्ट एंटर करते हैं। और जब ये एंटर कर जाते हैं तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जब पोलन ग्रेन ओव्यूल के पोलन चैम्बर में पहुंच जाते हैं तब वे जर्मिनेट होते हैं। वहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है और उस पोलन ट्यूब के अंदर दोनों मेल गैमीट उस आर्किगोनियम तक पहुँचते हैं, और उनमें से एक मेल गैमीट आगे जा कर के आर्किगोनियम के अंदर स्थित फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और पोलन ट्यूब के माध्यम से होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगेमस कहते हैं। ऐसी स्थिति में पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को कैरियर करने का कार्य करती है, लेकिन साइकस के केस में यह साइफोनोगेमस एज वेल एज ज्यूडियोगेमस होता है। पोलन ट्यूब के अंदर मोटाइल करते हुए मेल गैमीट जो मोटाइल होते हैं चलते हुए वे आर्किगोनियम तक या फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो निर्माण से पहले जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म बन जाता है। ये एंडोस्पर्म
हैप्लॉइड होता है। ये एंडोस्पर्म ही एम्ब्रियो निर्माण के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है और इस एंडोस्पर्म को ही फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। ये जो सीड होता है यह फ्रूट के अंदर बंद नहीं होता है, यह नेकेड होता है, जो हमने पहले बता दिया है। एक बीजांड में या एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा जब एम्ब्रियो बनते हैं तो ऐसे प्रोसेस को पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक पहचान है, एक बीजांड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण होना। ड्यू टू एक से ज़्यादा आर्किगोनिया के फर्टिलाइजेशन होने से या एक ही जाइगोट के विभाजन होने से एक से ज़्यादा भ्रूण बनते हैं। ऐसी पॉलीएम्ब्रियोनी को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ में यदि लाइफ साइकिल की बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो इनके अंदर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, पीडी एकांतरण देखने को मिलता है। मेन पीडी होती है वह स्पोरोफिटिक होती है जो डोमिनेंट होती है, और जो सेकेंडरी पीडी होती है वह गैमेटोफिटिक होती है जो कि रिड्यूस्ड होती है। इस स्थिति को यदि हम आपके सामने समझाने की बात करें तो उस केस के अंदर हम बात कर सकते हैं आपसे कि ये किस प्रकार की होती है। इसमें जैसे मेन प्लांट होता है यह डिप्लॉइड होता है और सेकेंडरी जो प्लांट होता है यह हैप्लॉइड होता है। इसे स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं और इसे गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। इस स्पोरोफाइट से यह गैमेटोफाइट और इस गैमेटोफाइट से अगेन स्पोरोफाइट बनता है। इस स्पोरोफाइट के अंदर मेल एंड फीमेल कॉन बनते हैं और इनमें माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल बनती हैं और इसी प्रकार से माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण होता है और इसी प्रकार से मेल और एंड फीमेल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। और इनके जर्मिनेशन होने से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं और इन गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं और इनके बनने से फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने से यहाँ पर जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो सीड के अंदर बनता है और ये सीड जैसे ही जर्मिनेट होता है वापस ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक पीडी है यह तो डोमिनेंट होती है। स्पोरोफिटिक जो पीडी होती है यह डोमिनेंट होती है और जबकि जो गैमेटोफिटिक पीडी होती है यह रिड्यूस्ड होती है। डोमिनेंट क्यों होती है? यह लार्ज होती है जो रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट होती है और यह रिड्यूस्ड होती है जो माइक्रो एंड मेगा स्पोर के रूप में प्रेजेंट होती है और माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर के जर्मिनेशन से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और ये सीधे स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट होता है और ये एकांतरित क्रम में पहले डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड बनती हैं और इस प्रकार से इनके अंदर पीडी एकांतरण देखने को मिलता है। इस तरह से ये जिम्नोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट हम वीडियो में लेंगे, इसका विशेष रूप से क्लासिफिकेशन पार्ट
इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ई कंटेंट के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से लगातार जुड़े रहिए। घर पर रहिए कोरोना काल में और अध्ययन कीजिए। थैंक्स अगेन।